देखो चैप्टर का नाम है डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो क्या होता है ना, बेसिकली हमारे पास में जो भी एक लाइट होती है, जैसे मान लो कि ये सूरज है और यहाँ से हमारे पास में ये अर्थ पे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, अर्थ पे ना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, क्या है, कई सारे डस्ट पार्टिकल हैं। और ये डस्ट पार्टिकल क्या करने में हेल्प करते हैं, ये डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं। डिस्पर्जन का मतलब पता है क्या होता है, कि जो भी लाइट होती है हमारे पास में ना, वो टकरा टकरा के एक जगह से दूसरी जगह होती है, फिर हमारे आंखों में पड़ती है। और जब भी लाइट टकरा के आफ्टर, मतलब में टकराने के बाद में फिर वो हमारी आंखों में पड़ती है, तभी वो चीज हम देखने के लायक होते हैं, ठीक है ना। तो डिस्पर्सन बेसिकली हमारे पास में एक ऐसा पर्टिकुलर फिनोमेना होता है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि मतलब लाइट का बैंड होना बिकॉज ऑफ किसी भी चीज से टकराने की वजह से, ठीक है ना। तो ये डिस्पर्सन होता है। ओके, कुछ समझ में आया तो ठीक है। इसके अंदर जो पहले ही टॉपिक हम लोग के पास में दे रखा है, उस टॉपिक का नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वो तो मैंने समझा दिया। दूसरा डिस्पर्जन ऑफ रेडियस। क्या बोल रहे हैं, रिलेशन। देखो पहली बात कर लेते हैं प्रिज्म क्या होता है, ठीक है ना। देखो प्रिज्म हमारे पास में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगुलर टाइप का शेप होता है। वैसे एक्चुअली वो क्या होता है ना, वो पिरामिड देखा होगा ना, पिरामिड जो मिस्र के पिरामिड होते हैं उसके टाइप का होता है। मतलब नीचे बेस होता है और इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी 3D शेप है वैसे एक्चुअली में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लाइट को हम है ना टकरवाते हैं और उसको, उसके पाथ को बदल देते हैं। जैसे मेरे पास में लाइट ऐसे आनी चाहिए थी, मतलब आ रही है, मान लो ये कौन सी लाइट है जो आ रही है, जो आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट, ठीक है ना। तो हम इंसिडेंट वाली बोल सकते हैं इसको। जब भी रे ऑफ लाइट आएगी तो देखो जानी कैसे चाहिए थी, जानी ऐसे चाहिए थी भाई, आइए तो ऐसे जानी चाहिए थी ना। बट क्या होता है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, क्योंकि देखो यहाँ पे हवा है और यहाँ पे क्या है, ये कांच का बना होता है, ग्लास है। तो हवा में और कांच में पार्टिकल्स होंगे, थोड़ा उनका गैप अलग होगा ना। मतलब हवा में पानी पार्टिकल जो है दूर होंगे और कांच के अंदर पार्टिकल कैसे होंगे, नजदीक होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि हवा को मैंने बोल दिया रेयर मीडियम और ग्लास को मैंने बोल दिया डेंसर मीडियम, तो जब भी आर से डी में, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है ना, तो वो थोड़ा सा बेंट हो जाती है नीचे की तरफ, ठीक है ना। देखो अगर मैं इसके 90 डिग्री पे नॉर्मल बनाता हूँ, जिसको मैंने बोल दिया n1, और मतलब कि अगर ये मैंने नॉर्मल बना दिया ना, तो हमें ये पता होना चाहिए रिफ्रैक्शन के हिसाब से कि जो लाइट की रे जाती है ना, वो जैसे जानी चाहिए उससे थोड़ा डेंसर मीडियम की तरफ झुकती है, मतलब नॉर्मल की तरफ झुकती है, ठीक है ना। तो देखो ये जाएगी कैसे, कुछ ऐसे होकर जाएगी, जानी कैसी है, तो देखो ये वाली जानी चाहिए थी ना, बट वो जाएगी कैसे, थोड़ा इस तरफ से होते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब ये टकरा के इधर गई है तो देखो क्या हुआ था, यहाँ पे रेयर से डेंसर मतलब हवा से ग्लास में गई थी, मगर अब जब यहाँ से निकलेगी बाहर तो क्या होगा, गिलास से वापस हवा में निकल रही होगी ना। तो इस जगह पे फिर से एक और नॉर्मल मान लोगे, मान लो इसको n2, ठीक है ना। क्योंकि जिस भी सरफेस में टकराती है वहां पे नॉर्मल निकल आता है। नॉर्मल क्या होता है, उस सरफेस का 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री। तो फिर अब देखो यहाँ पे डी से आर में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जानी कैसी थी ऐसे, ठीक है ना। मगर याद रखना देखो आर से डी में जाता है टुवर्ड नॉर्मल जाता है, और डी से आर जाने में क्या होता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है। तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ भगेगा, मतलब ये इधर की साइड से निकल के जाएगी लाइट, ठीक है ना। तो ये आई थी इंसिडेंट रे थी, और जो टकरा के अंदर गई है ना, इसे बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलोगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन शो करती है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। और जो बाहर निकल के आ रही है वो इमर्ज हो रही है ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं। अब उसके अलावा ये याद रखना कि ये मतलब जो प्रिज्म ऐसे दिख रहा है ना आपको, तो ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, इसे बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लाइट आई और जानी ऐसे चाहिए थी, मगर वो कैसे गई, ऐसे। तो ये जो चीज दिखाई दे रही होती है ना एंगल, जो मतलब कि डेविएट हो गया है, इसे एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये सारे के सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन करो या एंगल ऑफ प्रिज्म को डिफाइन करो, तो अगर कंसेप्ट समझ में आते तो आप डिफाइन अपने मन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बातें पहले पढ़ ली थी, कोई दिक्कत।
ठीक है। उसके बाद में जो ग्लास स्लैब का एग्जांपल दे रखा है उन्होंने, ग्लास स्लैब का भी समझ लीजिए इसी के तरीके से, ठीक है। ग्लास स्लैब का एक्चुअली में आप लोग का जो डायग्राम दे रखा है वो कुछ ऐसा दे रखा है, यूं। तो देखो जैसे भी हमने कांच वाला पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे क्या था, ये हवा थी और यहाँ पे ग्लास था और यहाँ पे वापस हवा थी, है ना। तो ये रेयर से डेंसर, डेंसर से वापस रेयर पे गया था, राइट, है ना। तो यहाँ पे भी हम सेम केस वही वाला पढ़ने वाले हैं। इस बार हमने रे जो थी लाइट की वो ऐसे लेके आ रहे हैं, जो जानी चाहिए थी ऐसे। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हवा है तो रेयर हो गया, ये डेंसर क्योंकि ग्लास का बना होता है, और ये वापस रेयर हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, जहां पे टकरा रही है वहां पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। अब क्या बोला था मैंने, आर से डी पे जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब कि तो ऐसे में जाके थोड़ा झुक जाएगी अंदर की तरफ, तो यहाँ पे बन जाएगी, कोई दिक्कत। फिर जब यहाँ पर से जब इसमें आएगी, मतलब डी से आर में जाएगी, तो फिर क्या होगा, इस पॉइंट पे दोबारा से नॉर्मल बनाओगे, और फिर क्या होता है कि मतलब जानी ऐसे चाहिए थी मगर ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। क्यों, क्योंकि डी से आर पे जब जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, तो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ठीक है ना। और जाने का मतलब देखो क्या होता है कि जो लाइट आके जानी चाहिए थी और जो लाइट एक्चुअली में निकल के बाहर आ रही है, ये हमेशा आपस में एक दूसरे से कैसे होती है, ये वाली जो मतलब डिस्टेंस होता है इनके बीच का, वो होता है पैरेलल लाइन। क्या होता है, पैरेलल लाइन। बात समझ आई। अब दोबारा से बात समझ लो आप जल्दी जल्दी। इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, ठीक है। इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि एक बार अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जाती है उसको रिफ्रैक्टेड रे बोला जाता है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है। और जब ये यहाँ से निकल रहा है तो एक्चुअली में कई बार रिफ्रैक्टेड होके निकल रहा है ना, तो इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट रे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे अगर मैं बोलूं तो एंगल आई बोलूंगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैं यहाँ के एंगल की बात करूंगा तो इसे बोलेंगे एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर मैं यहाँ वाले एंगल की बात करता हूँ तो इसको एंगल ई बोला जाएगा, दैट मींस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये अपने आप में, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अब इसी बात को आप है ना बना के बड़ा चढ़ा के लिख दोगे, एक पेज खुद लिख सकते हो कि क्या लिखोगे कि व्हेनेवर एक लाइट हमारे पास में फॉल करती है किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, लेट अस सपोज इसका पॉइंट नाम लिख दिया ई या ए मान लिया, ठीक है ना, मेक एन एंगल आई विद द नॉर्मल, ठीक है ना। तो दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रे, ठीक है ना। तो नॉर्मल रे के बाद में हमारे पास जब ये यहाँ पे आएगी वगैरह वगैरह, पूरी कहानी बनाओगे ना तो आप एक पेज तक लिख सकते हो। उसका एक बार टॉपिक पढ़ना, वो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अगर ये बात समझ में आई तो समझना मेन क्या है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ। बस यही है कि मतलब कि रे जो आएगी ना हमारे पास में, जो जानी चाहिए थी, और जो टकरा टुकरा के निकलेगी ना, ये हमेशा आपस में कैसे होंगी, पैरेलल होगी। मतलब इनके बीच की दूरी कैसे होगी, हमेशा बराबर, ठीक है ना। तो ये चीज होती है, कोई दिक्कत यहां तक। अगला टॉपिक एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मैंने अभी बता दिया आपको, क्योंकि प्रिज्म वाला मैंने पहले ही बता दिया, इन्होंने पहले नहीं बताया, उन्होंने बाद में बताया मुझे, है ना। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, वो सब वही है, वो डेल्टा के लिए है, एंगुलर वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी का टॉपिक नहीं है। एंगल ऑफ डिफरेंस है से पावर। ये रेनबो फॉर्मेशन वैसे क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है थोड़ा थोड़ा कभी। चलो एक काम करो, एक बार ये समझ लो रेनबो फॉर्मेशन वाला। देखो मैंने बताया था तुम्हें, पानी की जो ड्रॉप्स होती है वो हमेशा स्फेरिकल वाली फॉर्म में होती है ना, स्फेरिकल फॉर्म में आती है ना। तो देखो एक्चुअली में ऐसे अगर मैं इसको बड़ा सा बना के दिखाता हूँ तो ये पूरा इसके अंदर पानी भरा होता है, मतलब ये पानी भरा हुआ है पूरा। तो होता क्या है कि जब भी एक रे ऑफ लाइट आती है ना, तो वापस क्या होगा, देखो आर से वो डी में जा रही होगी, और डी में जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ऐसे नॉर्मल बना रहा होगा, इसको मान लोगे आप एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। और ये जो गिर रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सॉरी इंसिडेंट रे होगी। तो जब रे इसके अंदर आएगी तो वो क्या होगा, नॉर्मल से टुवर्ड्स बेंट हो जाएगी। अब वो रे आ गई यहाँ पे, ठीक है। एक बात याद रखना कि जैसे हमने प्रिज्म में भी अगर सीखा था ना, तो प्रिज्म में भी एक बात मैंने आपको बताई नहीं अभी फिलहाल, कि जब भी रे ऑफ लाइट जाती है ना तो मीडियम चेंज होने की वजह से क्या होता है, अगर उसके कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये बेसिकली व्हाइट लाइट जा रही होती है हमारी, कौन सी जा रही होती है, व्हाइट लाइट। अगर ये व्हाइट लाइट जा रही है, इन केस हम सूरज की रोशनी में इसको कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर इसके कंपोनेंट होंगे, एक्चुअली वो व्हाइट कलर जो होता है वो 7 डिफरेंट कलरों का मिक्सचर होता है, जानते हो, वॉयलेट, इंडिगो, इंद्रधनुषी रंग सुने हुए हैं, तो वैसे ही। तो
तो अगर एक मीडियम से दूसरे में जाएगा ना तो 60 टुकड़ों में टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो निकल के आएगा ना वो 7 टुकड़े निकल के आते हैं, जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, ठीक है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है ना। ये 7 डिफरेंट कलर होते हैं हमारे पास में। तो ऐसे ही यहाँ पर जब एक मीडियम से दूसरे में जाएगा ना तो ये टकरा के 60 टुकड़ों में टूट जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी विबग्योर बना रहा होगा। और यहाँ पर से इसकी ताकत देखो, टकरा के जब यहाँ पे आएगा ना तब इसकी ताकत इतनी नहीं बची होगी कि ये निकल जाए बाहर, ठीक है। पर यहाँ पे बाउंस बैक किया जाएगा इसको, जिसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ से आएगा और ये टकरा के फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा हमारे पास में। बात समझ आ रही है। और ये होगा एक्चुअली में विबग्योर, ठीक है ना। और एक्चुअली में होता क्या है, जब आसमान में मतलब बहुत सारी बूंदें होती है ना, 1 2 3 4 5 6 करोड़ों बूंदें होती है ना, वो सब अगर छोटे छोटे विबग्योर बनाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, बड़ा सा विबग्योर फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष, ठीक है ना। बारिश के बाद देखा हुआ है ना वो जो इंद्रधनुष बनता है, तो वो एक्चुअली में पिंक वाली लाइन में उधर पूरा दिखा रखा है ना, जो वो सारे यही दिखा रखा है। चैप्टर निकाल लो अपना, बस 5 मिनट के बाद। वैसे सुनो, टाइम देख लेना अपना, बहुत लेट आएगा। अभी अगला वाला जो है तुम्हारे पास में वो स्कैटरिंग के बारे में बात करनी है सारी की सारी, ठीक है ना। देखो स्कैटरिंग में समझने से पहले ना, मतलब और कुछ समझने से पहले बातें यहाँ पे समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैलना। क्या होता है, लाइट का फैलना। और फैलती कब है लाइट, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम होगा ना उसके हिसाब से डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ज्यादा लाइट क्या करेगी, फैलेगी। क्या करेगी, फैलेगी। अब वो बेसिकली होता क्या है कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ भाई जो रेड कलर के सिग्नल होते हैं, सुना हुआ है ना, रेड कलर का जो सिग्नल होता है, ये सिग्नल रेड कलर के ही क्यों बनते हैं। या जो डॉक्टर का साइन होता है वो क्रॉस जो बनता था ऐसे करके पहले के समय में, अब तो सांप बनते खैर, मगर जो पहले बनता था ना ऐसे प्लस वाला साइन, वो रेड कलर का क्यों बनता है। पुलिस की गाड़ियों पे लाल कलर क्यों होता है, एम्बुलेंस में रेड कलर क्यों होता है। तो ये सब सुना हुआ है ना पहले हमने, जो रोड पे रुकने के लिए बोलते हैं तो उस पे रेड क्यों होता है, ट्रेन को रोकने के लिए रेड कलर का सिग्नल क्यों होता है, बिकॉज देखो स्कैटरिंग की वजह से होता है ये सब काम, ठीक है ना। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। अब जैसे मैंने आपको बताया ना विबग्योर वाला कंसेप्ट, विबग्योर, तो याद रखना कि ये जो वॉयलेट कलर है ये सबसे ज्यादा फैलता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर मतलब मैंने बोला रेड कलर को रोकने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज देखो ट्रेन अगर बहुत तेजी से चल के आ रही है या हवाई जहाज आ रहा है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है ना। अब वो दूर से अगर देख लेगा कि हाँ भाई लाल कलर है आगे मतलब खतरा है, या फिर मतलब कुछ भी बात सिग्नल देने के लिए रेड कलर इसलिए यूज करते हैं कि रेड कलर जो है ना सबसे कम डेविएट होता है। डेविएट का मतलब फैलता कम है, फैलने का ही मतलब तो स्कैटरिंग है ना। तो स्कैटरिंग सबसे कम किसकी होती है, रेड कलर की होती है। ये बात दिमाग में छाप लो, 10 तरीके के सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर और पक्का बनेंगे कि भाई जिसकी कलर की मतलब की जो मतलब फ्रीक्वेंसी हाई होती है हमारे पास में, क्योंकि एक्चुअल में होता है फॉर्मूला देखो C = n/λ वाली फॉर्म में, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जो C होता है और लैम्डा होता है, लैम्डा वेवलेंथ के लिए होता है, और वेवलेंथ जितनी हाई होगी ना वो उतने कम डेविएट करेगा। जैसे मतलब मान लो रेड कलर दिखाई दे रहा है ना, इसकी वेवलेंथ सबसे हाई होती है। क्या होती है, वेवलेंथ सबसे हाई होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये बहुत दूर तक भी है ना फैलेगा नहीं, है ना। मतलब मान लो 2 किलोमीटर दूर से भी अगर मैं लाइट जला के देख रहा हूँ ना रेड कलर को, तो मेरे को पॉसिबिलिटी बनती है कि वो दिखाई दे देगी। वहीं पर वायलेट इंडिगो होगा ना तो वहीं पे फैल जाएगी। ये ज्यादा से ज्यादा आधे किलोमीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं होती, ठीक है ना। मतलब इसकी रेंज वहीं तक की है। बात पल्ले पड़ रही है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास में चीजें हमको सीखनी है, गॉट इट। तो देखो कंसेप्ट जितना भी पढ़ोगे ना इसके अंदर वो सारा कंसेप्ट यही होगा। बात पढ़ रही है। क्वेश्चन बोला ही है इसका, इससे रिलेटेड टॉपिक्स बोले एक बार। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ओके। देखो ये रहा सन मेरे पास में, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे इंसान एक खड़ा है, कोई भी जो भी है ना। क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे लेयर होती है, जानते हो, लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर, मतलब एक्सोस्फीयर, फलाना स्फीयर, ढिमकाना स्फीयर, बहुत सारी मतलब होती हैं चीजें, ठीक है ना। तो लाइट जब यहाँ पर से आ रही होगी तो प्योर व्हाइट लाइट निकलती है वैसे, ठीक है ना। बट अगर क्या होता है जैसे मतलब मान लो सुबह सुबह की बात हो रही है, तो सुबह जो टेम्परेचर होता है यहाँ के आसपास तो कैसे होता है, थोड़ा ठंडा टेम्परेचर होता है। मतलब ये क्या करता है, डेंसर मीडियम की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो डेंसर मीडियम की वजह से क्या होता है कि यहाँ से वायलेट वगैरह जो लाइट होती है ना यहीं पे खो जाती है, कहीं पे वॉयलेट वगैरह की यहीं पे खो गई, ठीक है ना। इंडिगो वाला यहीं पे खो गया, ब्लू वाला यहीं पे खो गया, ग्रीन वाला यहीं पे खो गया।
तो क्या होता है कि इस वाले रेस से जो हम पे पहुंचती है वो ऑरेंज वाली पहुंचती है सुबह सुबह। तो इसीलिए हमको आसमान का कलर कैसे दिख रहा होता है सुबह सुबह, मतलब सूरज का कलर कैसे दिख रहा होता है, ऑरेंज, ठीक है ना। बट वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ कि जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं और हमारे सर के बिल्कुल ऊपर धूप है, तो देखो क्या पता है हमें कि मतलब जो धूप होती है वो जब 90 डिग्री पे हमारे ऊपर गिरती है ना, तो देखो 90 डिग्री पे कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। देखो रिफ्रैक्शन ऐसे में हो सकता है, ऐसे में हो सकता है, मगर कभी भी सीधी लाइट पे कभी रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि जब सीधी सीधी रे हमारे पास आती है ना, तो हमें ये सूरज कैसे दिखता है, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा होता है ना। तो व्हाइट कलर का दिख रहा होता है बिकॉज क्योंकि वो उस वक्त लाइट बिना रिफ्रैक्शन में पड़ रही होती है। तो असली लाइट कौन सी है, व्हाइट, व्हाइट है। मगर जब भी डेंसर मीडियम जितना ज्यादा खतरनाक होगा ना, उसके बेसिस पे वो मतलब वो उसका कलर जो होगा ना हमारे पास में सन का, इवन हमारे स्काई का भी कलर डिफरेंट हो सकता है। कभी देखे बहुत तेज तूफान वगैरह आते हैं, जो आंधी वगैरह आती है, पूरा आसमान ही मतलब संतरी जैसा हो जाता है देखने में, है ना। क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है उसका, तो लाइट ही नहीं पहुंच पाती है उसके चक्कर में। बात पहले बढ़ रही है। काला हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि मतलब बहुत ज्यादा ही क्लाउडी हो गया, मतलब बहुत ज्यादा जब मतलब पार्टिकल्स जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो लाइट को आने ही नहीं देंगे, रेड भी नहीं आ पाएगा फिर, ठीक है। जब रेड भी नहीं आ पाएगा तब तो फिर वो मतलब बहुत ज्यादा क्लाउडी हो जाएगा, ठीक है ना, तब वो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा।